नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम वीडियो लेके आए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जो इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए, किस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ें, समझें और याद करें। याद करना क्या, इसको एक कहानी की तरह हमको पढ़ना है। जैसे कोई भी कहानी होती है, एक थे राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म हो गई कहानी। इसी तरह एक थे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन ये राजा रानियों की तरह नहीं थे, ये महानायक थे। इनका नाम हम सभी ने, आपने सभी ने सुना हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में, है ना। तो कटक उड़ीसा से याद आया कि ये यहाँ पे चावल अनुसंधान है, भारत का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में ही है। और इसी दिन को हमारा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, इसी दिन को हमारे राष्ट्र में क्या करते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके पिताजी का नाम जानकी दास था, जानकी दास बोस, जो कि एक वकील थे। अब जिसके पिताजी वकील होंगे तो वो भी यही सोचेंगे कि हमारा बेटा क्या करे, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ ऐसा करे कि वो भी वकील बन जाए या कहीं अच्छी सी जॉब पा जाए। तो ऐसा सीन रहता है, मोस्टली सभी का रहता है। तो ऐसे ही इनके पिताजी ने सोचा और इनको क्या किया कि इंग्लैंड में भेज दिया 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इनको पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में ये किस चीज की तैयारी करने गए थे? आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विस की। आईसीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन सिविल सर्विस। 1919 में जब ये इंग्लैंड गए और इन्होंने वहां पे अपनी तैयारी करी, तैयारी कुल 8 महीने की। आईसीएस की तैयारी इन्होंने कुल 8 महीने करी और 8 महीने तैयारी करने के बाद इनका उस एग्जाम में जो रैंक आई थी वो आई थी 4th रैंक, चौथी रैंक आई थी। सोचो कितना टैलेंटेड थे ये, बहुत ही ज्यादा टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ था इनके पास में। तो इनकी चौथी रैंक आई और इनको वहां पे जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो इन्होंने कुछ दिन जॉब जॉब किया। उसके बाद ये वहां से नौकरी को छोड़ के भारत वापस आ गए। भारत वापस कब आए? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये भारत वापस आ गए। भारत वापस आए तो ये मुंबई बंदरगाह पे उतरे, वहां पे ये बन गए हीरो। भाई, इंग्लैंड से वापिस आए, नौकरी छोड़ के, अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे। उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी नौकरी को मार दी लात। कहा अपनी नौकरी अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। समझ रहे हो ना? तुम हो गए अंग्रेज अपने लिए, हमें भारतीय, हमें हिंदुस्तानी, है ना। तो इस तरीके से ये वहां से चले आए। तो इनकी मुलाकात हुई मुंबई बंदरगाह पे सीआर दास से। सीआर दास का पूरा नाम है चितरंजन दास। ये क्या थे? ये कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के नेता थे। तो जब मुंबई में इनकी मुलाकात सीआर दास से हुई तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चितरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। तो कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सीआर दास। जबकि ये त्याग पत्र देके यहाँ पे आजादी के लिए लड़ने के लिए आए थे, आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे, वो इन्होंने प्रेरणा किससे ली थी? तो वो प्रेरणा थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में गांधी जी से। प्रेरित किससे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेरित थे गांधी जी से, लेकिन इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे सीआर दास।
तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, महात्मा गांधी से प्रेरित होके सुभाष चंद्र बोस आजादी के युद्ध में कूद पड़े। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किससे प्रेरित होकर आजादी के लिए कूद पड़े, या फिर इस तरीके से कि असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 1921 में ही काले पानी का जो इंग्लैंड वालों ने किया था, उसी में ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, वो महात्मा गांधी की तरफ से चलाया जा रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी। तो ये क्या था, प्रेरित महात्मा गांधी से हुए थे, ठीक है। उसके बाद में इनके राजनीतिक गुरु सी आर दास थे, और इनके आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक बोले तो बचपन में जिनकी कहानियां सुन के या जिनके बारे में जान के जिनको इन्होंने आध्यात्मिक गुरु बनाया था, वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो अब ये वहां से आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए मुंबई में, चितरंजन दास जी से मिले। इनसे मिलने के बाद में इनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। प्रेरणा इनसे मिली थी इनको गांधी जी से, असहयोग आंदोलन से 1921 में जो चल रहा था। अब ये क्या किए, यहाँ से आके इसी असहयोग आंदोलन में कूद गए। और जब नेताजी असहयोग आंदोलन में कूद गए तो उसी टाइम 1921 में ही पहली बार जेल गए। आजकल के नेताओं की तरह नहीं, आजकल तो जानबूझ के भी चले जाते हैं जेल, कहीं ऐसा कुछ करते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम की समस्याएं बड़ा गड़बड़ थी, तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। तो नेताजी पहली बार जेल गए 1921 ईस्वी में। कब गए? 1921 ईस्वी में नेताजी पहली बार अब जेल गए, और अपने कुल जीवन में 11 बार जेल गए, है ना। अपने जो उनका कुल जीवन था उसमें वो गए ओवरऑल 11 बार जेल गए। तो जब ये पहली बार 1921 में पहली बार जेल गए, जेल जाने के बाद में 2 साल बाद छूट के जब वापिस आए 1923 में, तो कलकत्ता के मेयर बन गए। अब वो जब जेल गए तो जेल गए, पॉपुलैरिटी तो पहले ही थी, हीरो तो वो पहले ही बन गए थे जब वो वहां अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के आए थे, है ना। अब तो हीरो क्या, अब तो सुपरस्टार बन गए, अब रजनीकांत समझ लो, है ना। तो इस टाइम पे क्या है, ये अब सुपरस्टार बन गए। जब सुपरस्टार बन गए तो कलकत्ता के मेयर बना दिए गए। कब बना दिए गए? 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मेयर बना दिए गए। अच्छा जी, 1923 ईस्वी में ही स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, है ना। 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। तो जब स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई तो उस पार्टी का महासचिव इनको ही बनाया गया, है ना। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उस पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो गठन किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये सीन रहा था। उसके बाद में अब बात करते हैं 1928 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की मांग न होने के कारण नेताजी व जवाहरलाल नेहरू जी ने बहिष्कार कर दिया था। अब अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हो, चलो ठीक है, अगर हमसे आजादी मिल भी जाती है तो आप अपना संविधान कैसे बनाओगे, क्या करोगे संविधान में? तो फिर मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, है ना। तो उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। 1928 ईस्वी में वो प्रस्ताव रखा था, वो संविधान बनाया था, एक तरीके से बोल सकते हैं वो संविधान बनाया था, लेकिन उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। जब पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? एमएल नेहरू ने, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। तो इसमें क्या था कि पूर्ण स्वराज्य की जब मांग नहीं थी तो नेताजी व उनके बेटे जो थे मोतीलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। इसको बोले नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये तो बेकार की चीज है, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं हुई है, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। जब इन्होंने बहिष्कार कर दिया, फिर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, इसको ध्यान से देखना, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन आया। तो ये इसमें क्या था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग करी गई थी। तो ये किसने किया था? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन आया था 1900, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं नेताजी के बारे में, जो हमारे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली ये चीजें आ जाती हैं, और मैंने भी कोशिश करी पढ़ने की, इसीलिए समझा और समझ के कोशिश किया कि वीडियो बना ले तो कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा था लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। क्या था इसमें, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इस अधिवेशन को लाया कौन था, प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन आया। 1938 में कौन सा अधिवेशन आया, हरिपुरा अधिवेशन आया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। तो जब ये अधिवेशन आया, इसके बाद में एक और अधिवेशन आया, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। जहां पे भी अधिवेशन लगा है वहां पे आप समझ लीजिए कि ये सब कांग्रेस की ही उसमें आए थे, क्योंकि कांग्रेस ही उस टाइम पे सबसे बड़ी क्या यही पार्टी थी, है ना। तो फिर 1939 ईस्वी में जो आया था वो त्रिपुरा अधिवेशन आया था। इसमें इस अधिवेशन में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इस अधिवेशन में चुनाव हुआ था। किस अधिवेशन में चुनाव हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन में। कब हुआ था, 1939 को। चुनाव किसके किसके बीच हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के। तो चुनाव किसके किसके बीच में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में। अच्छा, ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे, इनका समर्थन कर रहे थे गांधी जी। इनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी जी। सिर्फ गांधी जी का गुट था, वही चाहता था कि इस त्रिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता करें वो पट्टाभी सीतारामैया करें, और बाकी कांग्रेस का जो एक गुट था उसमें भी काफी संख्या थी, तो वो सपोर्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी का। अब इस चुनाव में जीत हुई किसकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। इनकी जीत हो गई, ये बन गए इसके अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता, त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता ये करने लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा ना करके इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता ना करके इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ चर्चाएं, कुछ बातें ऐसी होने लगी कि महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर हैं और उनके विपक्ष में नेताजी ने जाके और वो जीता, तो उस तरीके से काफी बातें उस टाइम होने लगी, तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया, है ना। इस्तीफा देने के बाद में 1939 ईस्वी में ही, इसी 1939 ईस्वी में ही 1939 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया, नेताजी ने अपनी अलग से एक तरीके से पार्टी बना ली, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्नीस में नेताजी ने उसमें इस्तीफा देने के बाद में 1939 में नेताजी ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, है ना। तो अब 1940 में अंग्रेजों ने नेताजी को नजरबंद कर दिया था। पता है आपको क्यों कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये तो बड़ा यार धुआंधार खिलाड़ी है, इसने तो नाक में दम कर रखा है। बताओ, गांधी जी को एक तरीके से गांधी जी को ही हरा दिया था, क्योंकि गांधी जी से विचारधाराओं में थोड़ा मनमुटाव हो गया। प्रेरणा जरूर गांधी जी से ली थी, लेकिन मनमुटाव हो गया। गांधी जी नरम दल के आदमी थे, ये गरम दल के थे, है ना। गांधी जी को कोल्ड ड्रिंक टाइप का समझो, इनको हॉट ड्रिंक टाइप का समझो, 42 डिग्री, है ना। तो ये चीज था गरम दल के नेता, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब रियासतें जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था ना,
आजादी के बाद में कि इन रियासतों को जोड़ो भाई। तो सरदार जी एक हाथ में गाजर ले जाते थे, एक हाथ में लाठी। पहले तो कहते थे प्यार से, भैया मिलना है तो मिल जाओ, लो गाजर खाओ, आराम से मिल जाओ यार, क्या दिक्कत है, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है ना। लेकिन जो नहीं मानता तो 2 बार ठोकते थे लाठी, सरदार पटेल जी। तो ऐसे आदमी थे, इनको बोलते हैं गरम दल के नेता। ऐसे ही थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो अब ये बात कर रही थी हमने फॉरवर्ड ब्लॉक की। जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको नजरबंद कर दिया 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में आज भी नजरबंद होते हैं, जब चुनाव आते हैं तो नजरबंद कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। वैसे ही सीन उस टाइम क्रिएट हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में, क्योंकि ये थे गरम दल के, ये थे नरम दल के। अब क्या था, जब इनको नजरबंद कर दिया गया तो ये कहीं बाहर नहीं निकल सकते, तो इन्होंने क्या किया, अपना भेष बदला। अब इन्होंने भेष किस प्रकार बदला, भेष बदलने के लिए, क्योंकि इनको भारत को छोड़ना था। अब मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा, क्योंकि चलो यहीं से कर देता हूं। तब जब इनको नजरबंद कर दिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपना भेष बदला। और भेष बदल के किसका भेष धारण किया, जियाउद्दीन के भेष में। किसका भेष धारण किया, जियाउद्दीन। जियाउद्दीन के भेष में ये क्या थे, कलकत्ता से कहां गए, कलकत्ता से गए पेशावर, है ना। इन्होंने क्या किया, जियाउद्दीन का भेष धारण किया, और जियाउद्दीन का भेष धारण करके कलकत्ता से पेशावर गए, और पेशावर से मास्को, है ना। पेशावर से कहां गए, मास्को, और मास्को से कहां गए, बर्लिन। मास्को से कहां गए, बर्लिन। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी थी, है ना। और जहां का राजा कौन था, हिटलर। हिटलर। तो अब जब इन्होंने भेष बदला, जब इनको नजरबंद कर दिया भारत में अंग्रेजों ने, तो इनको भारत में रहने नहीं था, है ना। क्योंकि भारत में छिपे छिपे रहना पड़ता, तो वो सारी चीजें थी। इधर सरकार का भी प्रेशर होता, वहां के पुलिस वाले पकड़ते मारते पीटते दुनियादारी। तो इन्होंने क्या किया, भेष बदल लिया। भेष बदल लिया, काहे का भेष, कबूतर का नहीं बनाया, जियाउद्दीन का भेष बनाया। और कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से मास्को, और मास्को से बर्लिन पहुंचे। बर्लिन पहुंच के हिटलर से मुलाकात करी। हिटलर कौन था, बर्लिन, एक इससे क्वेश्चन और बन जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, और जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। हिटलर वहां का हिटलर था, रंगबाज आदमी था भैया, एक नंबर का, है ना। तो अब ये क्या हुआ, वहां पे हिटलर से जब मिला, हिटलर वहां का शासक था एक, और उससे नेताजी मिले जाके, हिटलर से मिले। अब हिटलर इनकी मदद क्यों करता, हिटलर ने मदद करी इनकी, लेकिन करता क्यों, क्योंकि जर्मनी, दो गुट थे उस टाइम पे। उस टाइम पे चर्चाओं में था द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो उसमें क्या थे, दो गुट थे, इंग्लैंड और अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका अलग गुट था, और ये जो जापान और जर्मनी ये एक साथ थे, ये अलग गुट थे। उस टाइम गुटबाजी थी, द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाएं चल रही थी 1940 में, यहां से गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं चल रही थी, वो इन दो गुटों के बीच में चल रही थी। तो नेताजी ने क्या किया
यहाँ पे पहुंच के हिटलर से मुलाकात करी, हिटलर से अपनी बातचीत रखी कि भैया देखो, जो भी उन्होंने कहा वो नेता नागरिक दिमाग समझते हो, उन्होंने कहा होगा तुम्हारे भी इनसे लफड़ा, हमारा भी लफड़ा, एक काम करो ऐसे ही निपटा लेते हैं, कुछ सेना हमको दे दो, हमारे यहाँ तो गांधी जी हैं, वो कहते एक थप्पड़ मारेंगे हम दूसरा गाल कर देंगे, है ना, और हमको चाहिए अब सेना। तो अब इन्होंने क्या किया, हिटलर से बात करी, और हिटलर इंग्लैंड की ऐसी थी ऐसी, हाँ ऐसी थी हिटलर और इंग्लैंड वालों की, है ना। तो जब इनकी ऐसी थी तो इन्होंने क्या किया, फिर बर्लिन में मुक्ति सेना का गठन किया। क्या किया, नेताजी ने बर्लिन में हिटलर से मिलके मुक्ति सेना का गठन किया। बर्लिन में क्या किया नेताजी ने, कौन सी सेना का गठन किया, तो बर्लिन में नेताजी ने मुक्ति सेना का गठन किया। बर्लिन में जाके, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, बर्लिन में जाके इन्होंने क्या किया, मुक्ति सेना का गठन किया। मुक्ति सेना पे गठन करने के बाद में हिटलर इनसे बड़ा प्रसन्न हो गया था, और इनकी जो भी इनका स्वभाव, इनका कार्यशैली जो भी उसको अच्छी लगी हो, तो उसने क्या किया, इनसे बोला कि आप बर्लिन के रेडियो स्टेशन पे जाओ और जाके अपने देश की जनता को कोई भी सूचना देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो वो वहां जाके अपने देश की जनता को संबोधित कर सकते हो बर्लिन के रेडियो स्टेशन से जाके। तो नेताजी जब रेडियो के बर्लिन के रेडियो स्टेशन पे जाके इन्होंने संबोधित किया था, तो वहीं से इनको उपाधि मिल गई थी, किसकी, नेताजी की। भाई वहां तो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, अब वो पॉपुलैरिटी किसमें है किसमें नहीं है नहीं बता सकते हम, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे जब ये वहां पे बर्लिन में जाके इनने अपने देश की जनता को संबोधित किया था वहां से जाके, और वहां पे मुक्ति सेना का गठन किया, है ना। तो ये चीज आसान नहीं होती है किसी के लिए भी। ये थे, ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब इन्होंने यहाँ पे मुक्ति सेना का गठन किया, उसके बाद में इन्होंने बर्लिन के रेडियो स्टेशन से अपने देश की जनता को संबोधित किया। गांधी जी ने भी सुना होगा, गांधी जी ने उनको नेताजी की उपाधि दी थी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, और नेताजी को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त भी बोला था। यहां से एक चीज याद आती है, गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त भी बोला था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं ना, तो वो उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तभी से इनको सभी राष्ट्रपिता नाम से जानने लगे थे, राष्ट्रपिता कहने लगे थे महात्मा गांधी को। अब बात करते हैं हम किसकी, आजाद हिंद फौज की। तो अब ये वहां से बर्लिन से निकलने के बाद में क्या पहुंचे, जापान। जापान गए। जापान में कहा गए, जहां पे अभी ओलंपिक चल रहे थे, टोक्यो में। जापान से कहा गए, सॉरी जापान में कहा गए, टोक्यो में। टोक्यो राजधानी है ना। तो टोक्यो में जाके इनकी मुलाकात हुई दो लोगों से। वो दो लोग कौन थे, वो दो लोग थे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। तो ये जो दो लोग थे, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, ये जो दोनों लोग थे, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, इनका भी काम यही था, ये भी चाहते थे आजादी और नेताजी भी चाहते थे आजादी, है ना। तो 1941 ईस्वी में मलाया में, 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में कहां पे,
मलाया में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी गई। किसने करी? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने करी स्थापना? कैप्टन मोहन सिंह ने। कहीं कहीं एग्जाम में कैप्टन मोहन सिंह आंसर सही है और यही परफेक्ट है, क्योंकि बेचारे इनके ही मन में आया था। कहीं कहीं पे आपको रास बिहारी बोस जी का नाम मिल जाएगा, रास बिहारी बोस। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को याद कर लेते हैं, इनने भी करी थी, इनने भी करी थी, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, है ना। तो इन दोनों ने, या फिर एक तरीके से कैप्टन मोहन सिंह ने या इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आजाद हिंद फौज की जो सेना है उसकी स्थापना करी। कब करी? 1941 ईस्वी में। कब करी? 1941 ईस्वी में, है ना। 1942 ईस्वी में पहली बार, मतलब जो विंग बोलते हैं जिसको, बटालियन फौज बनाते हैं, 1942 में, 1942 में पहली बार विंग, विंग मतलब एक तरीके से बटालियन जोड़ना है, या बटालियन मतलब इसमें और भी लोगों को इन्होंने किया, एक तरीके से बटालियन टाइप में बनाया, वो 1942 में इन लोगों ने किया, है ना। तो ये सीन रहा था। आजाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य जो था, आजाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य था एकता, वफादारी, और तीसरा बलिदान। आजाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य जो था एकता, वफादारी और बलिदान था, है ना। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है, आजाद हिंद फौज का जो ध्येय वाक्य था उसमें क्या था? एकता, वफादारी और बलिदान था ध्येय वाक्य में। तो अब 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में इस आजाद हिंद फौज जो थी, इसकी पूरी बागडोर किसको दे दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी को इसकी पूरी बागडोर दे दी गई। और जिस टाइम 1945 ईस्वी में इनको पूरी बागडोर दी गई थी नेताजी को, तो इन्होंने 50,000 सिपाहियों को इसमें भर्ती किया। उस टाइम इसका जो सेना का रूप था वो एकदम विकराल हो गया था, बहुत भारी, इतना भारी कि अंग्रेजों ने नाम सुन के ही ना सुसु कर दी थी पेंट में। ऐसे समझ लो, ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितना बड़ा तगड़ा काम कर डाला था। लेकिन लफड़ा कहाँ हुआ वो जानते हैं। लफड़ा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध वाला, जब अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिराए थे ना द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में, तो वहां पे क्या हुआ, जापान के काफी लोग, जापान की काफी सेना मारी गई। जब वहां पे जापान की काफी सेना मारी गई थी, तो अब जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे 50 के, इसमें क्या था, काफी सैनिक जो थे वो जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। तो अब ये वापस जाने लगे वहां के लिए, कुछ मणिपुर के जंगलों में, मणिपुर के जंगलों में मर भी गए थे, है ना। तो ये सीन रहा था। तो इससे नेताजी बड़ा परेशान हो गए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जापान वापस जाने का निर्णय ले लिया। नेताजी ने भी जापान जाने का मतलब उन्होंने भी 1945 में ही
1945 में ही नेताजी ने भी जापान वहां से लौट दिए, जापान जाने लगे। तो क्या हुआ, जब नेताजी जापान जाने लगे तो रास्ते में, सिंगापुर से जापान जा रहे थे, कहां से जा रहे थे, सिंगापुर से जापान जा रहे थे, तो रास्ते में एक हादसा हुआ, रास्ते में एक ब्लास्ट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। वो डेट थी 18 अगस्त 1945 ईस्वी। यहाँ से एक क्वेश्चन और, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 में, है ना। तो अब यहाँ से ये जो डेट है, इसको नेताजी की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, यहीं से एक चीज और जान लेते हैं, ये जो डेट है ना, ये कंफर्म नहीं है, आज तक भी नहीं क्लियर हो पाया कि उस दिन नेताजी की मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। और इसी को कंफर्म करने के लिए 3 समिति बनाई गई, भारत ने 3 समिति बनाई थी। एक बनाई थी, कंफर्म नहीं आ रहा है, इंदिरा गांधी जी ने, एक जवाहरलाल नेहरू जी ने, और एक बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इन लोगों ने अलग अलग 3 समिति बनाई थी, इसी चीज की पुष्टि करने के लिए, यही जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसे यही एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी जन्म तिथि तो क्लियर है, लेकिन पुण्यतिथि कंफर्म नहीं है कि कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी और कैसे ये दुर्घटना हुई, ये तो राम ही जाने, है ना। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने वहां से तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, हमारा तो हो गया, आप लोगों का पता नहीं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।